नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूपीएससी प्रीलिम्स ईयर टेस्ट सीरीज़ के अंदर। ये हमारा 2022 का सीसेट पेपर है, जिसका भी पार्ट नंबर 6 है, जो हमारे जिसके अंदर हमारे 46 से 55 क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस किए विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आज का। अभी कोई भी व्यक्ति अपने घर से कितने बजे निकलता है, यानी 2:30 पर निकलता है, या फिर उसको ऐसे निकलते देता हूँ, ठीक है। कितने 2:30 यानी 14:30 पर निकलता है, और वे यात्रा कर कर क्या पहुँचता है, अपने गांव पहुँचता है। तब वह घड़ी से, अब जब अपने घर पे जाके जब वह अपनी घड़ी देखता है, ठीक है, तो उस घड़ी में कितने बजे होते हैं, लगभग 15:15 यानी 3:15 वहाँ पे बजे होते हैं, और उसकी घड़ी के अंदर, तो उसके गाँव की जो घड़ी थी उसमें, ठीक। और वहाँ पर जो 25 मिनट पर वह कहीं ना कहीं बीच में रुक भी जाता है, ठीक है। तो जब 2:30 बजे चलता है और 25 मिनट बाद बीच में वो रुक जाता है, और वह पहले मार्ग की अपेक्षा कितना, लगभग इतना ज़्यादा लंबे मार्ग पर चीज चलता है, और कितनी गति से, दुगनी गति से चलता है, ठीक। और वह जब घर पहुँचता है तो वह जब घर पहुँचता है तो वह अपने समय था उसका 4 बज गए थे जब वह पहुँचता था, ठीक है। तो हमें ये बताना है, जबकि जो पहुँचा 4 बजे था, जबकि उसकी गांव की जो घड़ी थी वह समय बता रही थी उसको जो 3:15, ठीक। तो पूछा गया है वह, मान लो जो गांव की जो घड़ी थी उसके बारे में पूछा गया है, किस प्रकार से वो गांव की जो घड़ी थी वह गमन कर रही थी या चल रही थी, ठीक। तो सबसे पहले हम जैसे 4 है, यानी इसको हम 16 दे रखा तो इसे 16 ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें से हम क्या करते हैं, जिस टाइम हम गए निकले थे, ठीक है, उस टाइम को, उस समय को हम घटा देते हैं। तो 16 था, अगर हम जैसे 3:30 होते हैं, 2:30 होता है, तो उसको हम 14.5 लिखते हैं, तो ये क्या होता है, हमारे घड़ी के हिसाब से 2:30 होता है। तो ये अगर हम इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमें ये पता चल जाए हमें जो समय था वह घर पहुँचने में, यानी समय लगा कितना था। तो हमें 1 घंटा, जो यानी लगभग 1.5 घंटा हमें वहाँ पर लगा था रास्ते के अंदर, ठीक है। 1.5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि 90 मिनट के आसपास होते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भी इस 90 मिनट में हम क्या कर रहे थे, 25 मिनट कहीं पर रुक भी गए थे, ठीक है। कहीं अपने जो यार दोस्त थे उनके पास हम रुक गए थे, तो हमारे पास 90 से घटाने के बाद कितने बचते हैं, 65 मिनट, यानी हमें घर पहुँचने में जो समय लगा था वो लगभग लगा था 65 मिनट, ठीक है। जबकि इसने कहा था भी रुकने के बाद जो रूट था वो हमारा कितना हो गया था, हमारा 25% हमने, यानी लगभग हमने 1.5 था, इतने तेज चले थे। तो हमने 25% हमारी जो चाल थी उसके अंदर भी क्या कर दिया था, यानी क्या कर दिया था, हमने बढ़ोतरी कर ली थी। अगर हम मानते हैं भी हमें कैसे नॉर्मली हमारा इन ये जो सोर्स था, ठीक है, तो 25% की हमने बढ़ोतरी की तो कितनी हो गई, 125 हो गए, ठीक है। जब हमें 125 यानी 25% की हमने हमारी गति के अंदर बढ़ोतरी की, नॉर्मल चाल अगर हम मानते हैं हमारी 600 थी, ठीक है, तो और हमने 25% की वृद्धि कर दी थी जाते वक्त रुकने से बाद, तो हमारा कितना, 125 हो गया, ठीक। तो हमारी कितनी वृद्धि हुई, 25% की, ठीक। तो ये 125 इसकी बड़ी हुई थी, और अब ये चलता कितना है, इस 125 तो बड़ी हुई, तो इसमें दुगना चलता है, लिख रखा है यहाँ पर, वह कितनी दुगनी चाल से चलता है सर, ठीक है। तो कितनी चलते हैं वो अपनी, इस जो पहले उसकी 100 थी तो उसके 25 मिनट थे, दुगनी चाल से चला था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दुगनी चाल से चला, तो ये दूरी कितनी देर में कवर होगी, 125 डिवाइड बाय, अगर हम इसको 2 कर देते हैं तो उसको ये करने में लगभग जैसे हम कह सकते हैं 62 मिनट के आसपास समय लगा था, ठीक है। कितना लगा था, 62.5 मिनट के आसपास। इनिशियल चाल 100 तो हमें पहले लगी थी टाइम, ठीक है। बाद में हमारी दुगनी चाल के कारण हमारी जो चाल थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी, नहीं अगर हमें इनिशियल टाइम तो 125 मिनट लगता, मगर हमारी चाल क्या थी, दुगनी थी, तो हमें जो समय लगा था वो लगा था 62.5, हमारे पास ये मिनट, ये था समय लगा था, ठीक है। और ये जो समय था ये सारा का सारा हमने अभी निकाला है, वो कितने मिनट के बराबर था, हमारा 65 मिनट के बराबर था ये सारा समय, यानी इतनी दूरी जो हमने तय की थी इस साल से, वो कितने 65 मिनट में हमने दूरी तय की थी, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से इसको निकालते हैं, 100 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 62 है वो इसके, यानी ये क्या प्लस में है तो इधर ये, पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर चलो एक बार तो यहाँ पर रख ले, तो ये कितना हो गया था, 162 हो गया था, 162.5 है, ये किसके बराबर है, हमारा 65 है, उसके क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अगर हम 100 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, कितने की, अगर हम 100 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, जो कि हमारी जो नॉर्मल चाल थी, तो हम कह सकते हैं अगर मैं उसी स्तर चाल से चलता तो वो 100 यूनिट के बराबर होती। तो 100 यूनिट को निकालने के लिए हमें क्या करता, इस चीज़ को हम इससे डिवाइड कर देते और गुणा में क्या लगाते थे, दोनों साइड, या फिर बोथ साइड हम कह सकते हैं भी, बोथ साइड हमने क्या कर दिया था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था अपनी यूनिट निकालने के लिए, ठीक। 1 मिनट इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं।
तो ये हुआ था हमारा 162, सॉरी 162.5 किसके बराबर था हमारा, 65 मिनट के बराबर था। अभी हमने 100 से बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई किया था, तो एक साइड हमारा जो 100 था इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो ये था हमने ये क्या कर लिया, ये इधर डिवाइड में ले आए, सॉरी ये यहाँ पर इधर आने के बाद जो 65 था उसके डिवाइड में क्या होगा, ये वाली चीज़ हमारे 162 था, सॉरी 162.5 था वो हमारा क्या हो गया था, इसके डिवाइड में आ गया था, ठीक। और जो हमने इधर मल्टीप्लाई 100 से किया तो हमें इधर भी करना होगा। अगर हम जिस चीज़ को दोबारा करते हैं तो वही चीज़ दोबारा बन जाएगी, इससे ये कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अगर इससे हमें अब अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को जब हम हटाते हैं तो यहाँ 0 लगती है और ये क्या होती है, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हमारा जो एग्जैक्ट होता है वो होता है 65/1625, ठीक, इंटू हमारा होता है 1000, सॉरी हाँ 1000 होता है। जब इस सारे को हम काटते हैं या इसको सॉल्यूशन करते हैं, आप भी कर लीजिए, मैं भी तब तक कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 40 मिनट, ठीक है। तो उसको जो पूरा समय लगा था वो लगा था उसको 40 मिनट का समय लगा था, ठीक। तो अगर वह चला किस टाइम था, लगभग वो 2:30 बजे चला था अपने घर से, ठीक है, कितने बजे, 2:30 बजे चला था। अगर मैं उसके अंदर 40 मिनट और ऐड कर देता हूँ, 40 मिनट मैंने उसमें प्लस में कर दिया, तो वह अपने घर पे कब पहुँचा था, 3 यानी 3:10, सॉरी 15:10 हो गया है, 3 ठीक है, 3:15 पर वह अपने घर पर पहुंचता है, ठीक है। तो सॉरी 3:10 पर पहुंचता है क्योंकि 40 जोड़ना है ना। और अगर जबकि उसने टाइम देखा था कितना, हमारा 3:15 हुए थे और हम पहुंचे 10 पे, तो अंतर कितने का है, 5 मिनट का। तो 5 मिनट वो घड़ी क्या कर रही है, तेज चल रही है, ठीक है। उसको टाइम दिखाना चाहिए था 5:10, उसके ने दिखाया था 5:15, तो 5 मिनट तेज चल रही है। तो आंसर हो गया हमारा इसका डी, इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा इस हिसाब से किया तो थोड़ा टाइम लग गया, ठीक, मगर कोई बात नहीं, ये सवाल था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इस प्रकार के सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अगला कहता है एक व्यक्ति एक्स के पास कुछ कलमें हैं, ठीक है, कलमें मतलब जो पेन्स उसके पास है, ABCDEF तक बांटने हैं। और कहता है भी ए को जो मिलने वाली कलम थी, जो बी के मिलने वाली कलम से क्या थी, दुगनी थी, ठीक है। तो जितनी बात से ए को मिली थी उससे उसको क्या मिली थी, दुगनी मिली थी। कितनी मिली थी, 1, यानी B/2 मिली थी, तभी इसकी दुगनी होगी, इसका हाफ हो जाएगी। या फिर इसको आगे 2 मल्टीप्लाई करने, एक ही बात है, या तो इसको 2 गुनी यानी बी के, तो ये क्या थी, इसके बराबर थी, जो इसको मिली थी ए को। आगे क्या कहता है हमारा, भी जो हमारे बी को मिली थी, सी को मिली थी इसकी कितनी, जो 3 गुना मिली थी, डी को मिली थी इसकी 4 गुना मिली थी, जो ई था उसको इसको 5 गुना मिली थी, और एफ था उसको इतनी किसकी 6 गुना मिली थी। तो एक्स को कम से कम कितनी जो न्यूनतम खरीदनी पड़ेगी, भी सभी को मिलने वाली जो कलमों की संख्या है वो सम के हिसाब से मिले, ठीक है। जो पेन मिले उनको सम संख्या के आधार पर मिले, किसी को भी विषम संख्या न मिले, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपल तरीके से करते हैं। जैसे हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये यहाँ पर ई है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा एफ है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, अभी जैसे इसको उल्टा बोला है हमने, पाया भी जितनी ए को मिली थी उसके, या हमारा जो डी था यानी एफ था उसकी 6 गुना मिली थी। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको कितनी मिल सकती, 6 मिल सकती थी, और एफ को कितनी मिल सकती थी, 1 मिल सकती थी, ठीक है। तो अभी हम जिसको जितनी थी उस हिसाब से हम लिख देते हैं, ठीक, और इस हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अगर हम इसको करते हैं तो जैसे ये इसकी क्या थी, दुगनी थी, 1 की 6 सी, तो ये हो जाएगी 30, यानी 3 हो जाएगी। अगर ये 1.5 हो जाएगी तो इससे अच्छा हम इसको 10 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 करने से हमारा जो पॉइंटों के अंदर उत्तर नहीं आएगा, सिंपल आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना था, इसको दुगनी मिली थी, ये क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू जो बी की जगह 60 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि वह 2 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, उसकी 3 गुना थी, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा सी था उसके सी में हमारा 15 आ जाएगा। डी था वह कितनी थी, 4 गुना थी, तो 4 गुना हम 60 का करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितना मिलता है हमें, 1 मिनट देखते हैं, ठीक। तो ये जब हम 30 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये 20 मिलता है, कितनी मिलती है, 20 मिलती है। 30 जब 4 से डिवाइड करते हैं तब हमें ये 15 मिलती है, और 5 से डिवाइड करते हैं तब हम देखते हैं कितनी मिलती है, तो फिर हमें क्या मिलती है, 12 मिलती है, ठीक। तो जब ये हमारी जो टोटल है, एक बार इसको हम साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। तो जब हम इसका सारे का प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 147, ठीक है। तो अब इसने कहा भी जब इसको 147 मिलता है, जो कलमों की जो कुल संख्या है वो कितनी थी, इसके अंदर सम मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो डी को मिली है वो मिली है 15, जो कि वो क्या है, एक प्रकार की विषम संख्या है,
और वैसे भी अगर हम इसका जोड़ देखें 147 होता है, तो क्या कर सकें भी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि किसी को विषम संख्या नहीं मिलने देंगे। अगर किसी ये बात नहीं कही होती भी हमें विषम संख्या उनको मिल सकती है, कोई बात नहीं है भी किसको कितनी संख्या मिली, तो वह कम से कम 147 बांट सकता था, मगर उसको कम से कम यानी सबको मिलनी चाहिए, वो विषम संख्या नहीं मिलनी चाहिए, सम संख्या मिलनी चाहिए। तो इसका क्या होगा, अगर अगर हम इसका क्या करें, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा और ये इसका दुगुना हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम दोबारा बनाना चाहिए तो यही चीज़ मिलेगी, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो ये वाली संख्या है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर हमारा आंसर आ जाता है, वो आता है 294, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको बाय फॉर्मूले करते तो काफ़ी लंबा पड़ता है हमारे लिए, ये टाइम भी काफ़ी कंज्यूम करता, तो ये वाला तरीका एलसीएम के अंदर कोई भी सवाल है उसके अंदर ये तरीका अच्छे से काम करता है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी, जो 6 व्यक्ति ABCDEF किसी वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, तो हमें बताना है भी जो ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, जैसे इस प्रकार से। तो ये हमारा सर्कल है, सेकंड, ये सर्कल थोड़ा सा अजीब सा बन गया, दोबारा बनाते हैं। क्या कहता है, जैसे ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, चलो ऐसा ही बनेगा। तो ये हमारा क्या है, इसको हम 6 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 6 हिस्से हो गए, ठीक। अब पहला जो हमारा कहता है भी ठीक सी के जो ठीक सामने बी बैठा है, तो ये हमारा सी है, तो इसके सामने कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। अगला कहता है ई के ठीक सामने कौन बैठा है, डी बैठा है, तो हमें ई पता नहीं कहाँ बैठा है, हम यहाँ बैठा देते हैं, या तो ई यहाँ बैठेगा, ठीक है, जिसके सामने कौन बैठा है, डी बैठा है, ठीक। या फिर हमारा कहाँ पर बैठ सकता है, ई यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है, और डी यहाँ पर बैठ सकता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी डी यहाँ पर बैठ जाएगा और ई यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, भी डी यहाँ पर बैठ जाएगा और ई हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक। अगला क्या कहता है, इससे अगला जो कथन होता है, ठीक, अगला कहता है भी जो बी के जो ठीक बाईं ओर एफ बैठा है, जो ठीक जो बाईं ओर है, इसके जो बाईं ओर है, बाईं ओर मतलब इसकी जो हमारा जो राइट साइड है, सॉरी इसके जो लेफ्ट साइड है, कौन सा, जो लेफ्ट साइड इसके कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो लेफ्ट इसकी कौन सी होगी, ये वाली साइड लेफ्ट होगी, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बिठाते हैं, इसको एफ को बिठाते हैं, जैसे ये नहीं होगा, तो ये अगर ये एफ होता है तो ये हमारा ये वाला जो कंडीशन है वो इसके सामने भी ये नहीं बैठेगा, ठीक। तो ये हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, हमारी ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैठा कौन है, यहाँ पर हमारा एफ बैठा है, तो यहाँ पर एफ बैठा है, तो यहाँ पर हमारे ई और डी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, जो एफ के सामने कौन बैठेगा, जो कि अभी तक कोई जिसको कोई जगह नहीं मिली है, तो हमारी जगह किसको नहीं मिली है, जी को नहीं मिली है, जी नहीं सॉरी कौन सा है, एफ ई को भी मिली है, ए को जगह नहीं मिली है, ठीक है। तो ए हम हमारा यहाँ पर बैठेगा। तो अब इसने जो हमारा जो कथन पूछता है, ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, अब एक के बाईं ओर हमें ये नहीं पता ये डी है या ई है, ठीक है, या हम इसको नहीं बता सकते अभी ए के जो बाईं ओर है वो कौन सा है, अभी हम ये नहीं बता सकते ये डी है या ई है या कौन सा ये कथन है, ठीक। तो इस हिसाब से हम ये दोनों ही कथन हमारे उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है डी होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से दिया गया, बिकॉज दिए गए 2 कथन है, उसमें हमें मनीषा की आयु बतानी है। अगर हमारी जो मनीषा है अपनी माँ है उससे कितने 24 वर्ष या छोटी हो, तो इसको हम क्या करते हैं, जिससे छोटी होती है तो उसी को हम आयु मान लेते हैं। जैसे माँ है, जैसे माँ की जो आयु है वो हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। और जो हमारी जो अब मनीषा की आयु क्या हो जाएगी, हमारी जो मनीषा है उनकी आयु क्या हो जाएगी, एक्स में से 24 वर्ष छोटी है तो एक्स माइनस 24, ठीक है। अगला कहता है भी 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी माँ है उनका आयु का अनुपात है 3:5 है। तो 5 वर्ष बाद हम जब x + 5 करते हैं, ठीक है, और दोनों का अनुपात निकालना है तो इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब इसके डिवाइड में 5 करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, हमारा 24 था, 24 में से हम क्या करेंगे 5 इसमें से प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का तो ये प्लस का, तो x माइनस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 19 हो जाएगा, 19 होगा ना, 5 माइनस करेंगे क्योंकि इसमें 5 प्लस करेंगे तो ये कम हो जाएगा। और ये है इनका अनुपात कितना है हमारा 3:5 है। फिर जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होगा, जो 3 है उसके साथ आ जाएगा हमारा x माइनस 19, ठीक। और जो हमारा जो ये दूसरा बचता है 5 आ जाएगा x + 5 के साथ, ठीक।
और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो सही जो उत्तर आता है, 1 मिनट मैं सॉल्व कर लेता हूँ इस सारे को। सॉरी, यहाँ पर हम 5 कर लेते हैं क्योंकि ये इसको क्रॉस नहीं होता, सिंपल ही होता है, अनुपात में सीधा ही होता है। ठीक है, तो जब हम इसको सारे को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 55 आता है। तो ठीक है, तो इसकी जो एक्स की वैल्यू यानी मात्रा की जो आयु है वो 55 आती है। मगर हमसे पूछा क्या कि अभी जो अकेला एक है वो कथन देने के लिए पर्याप्त है, या हमारे जो कथन दो है वो केवल क्या क्या इसको करने के लिए है, या जो 3 है। हम देखते हैं भी जब हम दोनों को अच्छे से सॉल्व करते हैं तभी हमारा आंसर आता है। तो आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होता है, सॉरी सी इसका राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारी जो एक प्रकार से 6 व्याख्यान वाली एक बयान है हमारे, तो उसमें से जैसे ABCDEF है, जो प्रत्येक क्या 1 घंटे की अवधि के बाद उड़ते हैं। तो पहला जो विमान है वो प्राय 8 बजे उठता है, यानी सुबह, यानी जो उड़ता है सुबह से अगली, और फिर जो अंतिम है वो 2 बजे। और नीचे दिए गए हमारे पास कथन है, उस हिसाब से हमें आंसर निकालना है। पहला कहता है भी एफ के ठीक पहले, जो एफ है हमारा, जो एफ है ये, एफ से ठीक पहले कौन सा एक उड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक पहले, ठीक है, 1 घंटे पहले कौन सी विमान गया था, ए गया था। और उसके आता है ठीक बाद में उसके सी उड़ता है। और फिर कहता है हमारा व्याख्यान बी है कि बी के बाद कोई भी विमान नहीं उड़ता है। जो बी है हमारा कहीं के वह अंतिम वह 2 बजे ये उड़ता है। तो हमसे पूछा गया भी इसके लिए जो उत्तर देना भी हमारे तीसरी व्याख्यान पर कौन उड़ा था। तो अगर हमें ये नहीं पता है जो बी है, जैसे ए हमारा लास्ट था, अब अगर हम ए से शुरू करते हैं, पहला ए था, फिर उसके बाद में हमारा एफ उड़ा, एफ के बाद में हमारा सी उड़ा, फिर उसके बाद में क्योंकि विमान तो हमारे और थे, 2 विमान हमारे और उड़ते हैं, फिर हमारा इसके बाद में बी उड़ता है। तो हम यहाँ कहना, अब यहाँ तो हमारा सी हो जाता है। अगर इसी का हम उल्टा करते हैं, जैसे पहले कोई और विमान उड़ा, फिर उसके बाद ए उड़ा, फिर उसके बाद में हमारा एफ उड़ा, इसके बाद में सी, फिर एक छोड़ के फिर हमारा बी उड़ा। ठीक है, फिर इसी को हम कह सकते हैं पहले तो कोई और विमान उड़े, फिर ए एफ सी उड़ गए, सॉरी ए एफ और जब सॉरी सी उड़ते हैं। ठीक है, और अंतिम जो बी बचता है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते भी तीसरा नंबर कौन उड़ा था, ये हम यहाँ नहीं से कह सकते हैं, वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो कथन है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी, इसका राइट आंसर होता है। ठीक, अगला हमारा परिच्छेद है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। कहता भी किसी भी आर्थिक संगठन में मानव को मशीनों की उत्पादकता में लाभान्वित होने का अवसर मिले तो वह उसे फुर्सत के बहुत अच्छे जीवन की ओर ले जाता है। तो इससे क्या होता है भी, ये कह रहा है भी जैसे जैसे मानव है, उस जो मानव जब मशीनीकरण का जब उत्पादन करता है तो उससे क्या होता है, वह लाभान्वित होता है और अपना जो जीवन है वो फुर्सत से, यानी कहीं के अपना जीवन है वो आनंद की ओर ले जाता है। ठीक है, और जो बौद्धिक गतिविधियों तथा रुचि रखने वाले लोगों को छोड़ करके मानव के लिए जो अधिक फुर्सत उभाऊ हो जाती है। जो कुछ एक लोगों को छोड़ करके जो इसके अंदर रुचि रखते हैं, उनको छोड़ कर जो फुर्सत होती है वो ज़्यादातर हमें क्या करती है, बोरिंग करती है। ठीक है, जब हम फ्री होते हैं तो कई होता है जो फ्री लेना जिनको पसंद होता है वो तो चलो कोई बात नहीं, मगर जिन व्यक्तियों को फुर्सत रहना या फ्री रहना अच्छा नहीं लगता तो वो उनके लिए क्या हो जाती है, उभाऊ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति कुछ इसी प्रकार की थी। अगर फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या को खुश कर रखना है तो उन्हें ये आवश्यक है कि उन्हें शिक्षित जनसंख्या होनी चाहिए। तो उसके लिए ये आवश्यक है भी उसको कहीं कहीं, यानी वो जो फुर्सत के अंदर हमें खुश रहना है तो हमें शिक्षित होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं भी बुक पढ़ सकते हैं या हमारे कोई कार्य कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी हम कहीं कहीं प्रोडक्टिव कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए हमें शिक्षित होना चाहिए और जो आनंद लेने की दृष्टि से तथा साथ ही साथ तकनीकों को ज्ञान भी हमें प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए या उनमें वृद्धि होनी चाहिए। तो परिच्छेद हमारा क्या कहता है भी, निम्नलिखित में से कौन से परिच्छेद अंतर्निहित शब्द यानी जो सर्वोत्तम इसका रूप से वर्णन करता है, इसका सर्वोत्तम। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको PDF है वो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आपको मैं ये पेपर है जो सेकंड वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और ये PDF भी। ठीक है, तो इसमें बताना भी सर्वोत्तम पहला कहता है भी केवल शिक्षित जनसंख्या ही आर्थिक की प्रगति को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर शिक्षा की बात जरूर हुई है, मगर केवल ओनली शिक्षा कर सकती है। तो ये थोड़ा सा हमें देखते हैं भी कोई और जो स्टेटमेंट है वो सही बैठता है या नहीं, पहले हम इसको छोड़ देते हैं। सभी आर्थिक विकास का लक्ष्य फुर्सत को हासिल करना है, सभी आर्थिक विकास का नहीं है जी। किसी देश की जो शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि करने के लोगों को उनके खुशी में वृद्धि की ओर ले जाता है। तो कहता है भी अगर कोई शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि के लिए लोगों को उनकी खुशी में वृद्धि करने की ओर ले जाता है तो शिक्षित यानी कहीं का जो हमारी उबाऊ है उसकी तरफ हमें निजात पहुंचा सकता है। मगर ये नहीं कहा गया भाई हमें कहीं का जो वृद्धि वगैरह दिला सकता है या हमारी खुशी यानी खुशी कर सकता है जनसंख्या के अंदर।
तो ये भी गलत होता है। अगला चौथा कथन क्या कहता है, मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि इससे फुर्सत में जीने वाली बड़ी जनसंख्या का सृजन किया जा सके। नहीं, ऐसा क्या, अभी फुर्सत में जीने के लिए हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होना पड़ेगा, तब हम प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रोडक्टिव कर पाएंगे। तो ये बात भी गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर होता है वो हमारा ए ही होता है। बाकी ए और जो हमारा एक प्रकार से जो डी है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो ज़्यादा इसका मेरे को चांस ए का लग रहा है। बाकी इसकी ऑफिशियल जो आंसर की आएगी उसमें हम देख लेंगे। ठीक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा इसमें ए ही है। अगले हमारे दो क्वेश्चन है इससे संबंधित। क्या कहता है, अगर उपहार अब जबकि हम बड़े हो चुके हैं तो हमें कम रोचक लगते हैं, जिस प्रकार से हमें जो गिफ्ट है उनमें इतनी ज़्यादा रुचि नहीं है। शायद यह इसलिए है भी हमें हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। ठीक है, तो जो हमें उपहार में मिलता है वो हमारे पास पहले से ही है। शायद यह इसलिए है कि हम देखते हैं हम देने के आनंद और कहीं न कहीं जो प्राप्त पूर्णता को कहीं देने और लेने का जो आनंद है वो हम क्या कर सकते हैं, पूर्णतः खो चुके हैं, या उसका हमें नुकसान हो चुका है। अभी हम उस बात से उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, हमें गिफ्ट देना और गिफ्ट लेने के अंदर। ठीक है, और बच्चों में डर पैन होते हैं। ठीक है, और उनके दुख तीव्र होते हैं। जो हमारे जो कि बच्चे होते हैं वो उपहार के प्रति क्या होते हैं, थोड़े से उत्तेजक होते हैं। उनमें क्या होता है, एक प्रकार से भी बहुत से, यानी कि हम कह सकते हैं भी वो कहीं के इसके प्रति उत्तेजित होते हैं और आनंद भी लेते हैं। उनके आनंद स्पष्ट और पूर्ण होते हैं, क्योंकि जो उनके आनंद है वो उपहार तक कहीं न कहीं सीमित होते हैं। तो क्या हुआ, क्या कर सकते हैं, इससे खुश भी रह सकते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने हर विचार और विषय पर उनके भी जितने भी विचार है या उन पर क्या करते हैं, विषय पर किंतु जोड़ना नहीं सीखा है। तो उनके बीच में जैसे द्वंद्व नहीं करना सीखा है, जैसे फ्यूचर की प्रॉब्लम है, ये चीज़ उन्होंने सीखी नहीं है। संभवतः हम अत्यधिक समाधान और अत्यधिक आंशिक और अत्यधिक जो क्या होते हैं, सहमी हो गए। यानी हम क्या कहेंगे, ज़्यादातर हम तो हर चीज़ का समाधान निकालने लगे हैं, उस चीज़ का जो आंशिक तौर पर देखते हैं, या अत्यधिक संचय हो गए, मगर बच्चों के अंदर ये चीज़ अभी नहीं है। शायद हमारी कुछ परेशानियां प्रकट हो जाए अब अगर हम उनके विषय में क्या करें, कम सोचें। ठीक है, तो हम अगर उनके बारे में कम सोचें तो शायद हमारी जो परेशानी है वो थोड़ी कम हो सकती हैं, और अपने मार्ग में आने वाली जो खुशियां हैं उनका आनंद अधिक से एक आधे होकर उठा पाएँ। तो ये जो हमारा यही कहता है, जिस प्रकार से हम बड़े हो गए हैं तो हम जो उपहार वगैरह लेते थे, गिफ्ट वगैरह लेते थे, तो छोटी छोटी खुशियाँ थी, हम उनकी बजाय अब क्या हो गया, भी हम कहीं न कहीं जो वो हमारी खो गई है। जबकि बच्चों के पास इसी प्रकार की कोई अन्य जो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं इस प्रकार की फ्यूचर से संबंधित, या ऐसे कोई जो हम सोचते हैं भी हमारी जो डेली लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बच्चों के पास नहीं होती, तो वो हमसे कहीं ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये हमारा जो आर्टिकल है वो ये बात कहता है। पहला कहता है भी जो वयस्कों के लिए उपहार से जो रोमांच महसूस करना संभव नहीं है। किसके लिए, जो वयस्कों के लिए। तो कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल हमारी कह सकते हैं भी, जो हमारा जो ये है कि वो जो हमारे जो वयस्क हैं, क्या वो ऐसा कुछ है, हमारे जो ये पैसेज के अंदर कहा गया भी जो विज्ञ का भी वयस्क होते हैं उनके साथ संभव ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं भी संभव नहीं है, क्या कि उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। अगला कहता है, उपहार से वयस्कों के कम रोचक महसूस करने के लिए एक अधिक कारण हो सकते हैं। तो ये हो सकता है वयस्क को जो उनके वास्ते जो कम रोचक वह महसूस करते हैं, उनको अधिक ये आनंदित नहीं करते हैं। लेखकों को यह पता नहीं है कि जो वयस्क उपहारों से कम रोचक क्यों महसूस करते हैं। तो ये तो उसने कहा है भी क्यों महसूस करते हैं, इसके बारे में उसने सॉल्यूशन दिया है भी कि हमारे अंदर जो तनाव है वो बढ़ रहा है, इसके कारण हमारे अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो प्रॉब्लम है उनकी वजह से हमने ये एक्सेप्ट किया है। वयस्कों में प्रेम या प्रेम किए जाने व आनंद को महसूस करने के लिए कम क्षमता होती है। तो ये बात तो नहीं है, ऐसा उसके परिच्छेद के अंदर भी नहीं कहा गया है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है बी होता है, क्योंकि बी एक ऐसा है जो इसमें स्टिक बैठता है, बाकी इसमें इतने स्टिक नहीं बैठते हैं। ठीक, अगला क्या कहता है, अगला कहता है भी इस परिच्छेद के लेखक का किस बात का विरोध करता है। तो अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचने के बारे में ही क्या करता है, ये तो करता है। अगला देखते हैं, उपहारों के बारे में सोचने की आदत को से वंशी होना, नहीं ये बात भी गलत है। नई जो हमारी जो नई चीज़ों की जो रोमांच का न होना, तो नई नई चीज़ों की जैसे बच्चों के अंदर होता है, हमारे अंदर इस चीज़ का न होना, क्योंकि हमारे पास पहले से ही वो चीज़ें उपलब्ध है, तो हम इस चीज़ के प्रति नहीं कहने होते हैं, रोमांच नहीं होते, तो हम खुश नहीं रहते हैं। केवल आंशिक रूप से आनंद लेना और उन्हें प्राप्त करना, बहुत ही आंशिक रूप से। तो ऐसा भी नहीं है जैसे केवल आंशिक रूप से हम आनंद लेते हैं या बहुत कम करते हैं, तो ये भी बात गलत है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए। ठीक, तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। आज एक तो इसकी पीपीटी सही नहीं बनी थी और एक थोड़ा सा टाइम भी अभी ज़्यादा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे के क्वेश्चन है वो हम आगे की वीडियो में थोड़े से क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे। वीडियो सही लंबी हो जाए मगर क्वेश्चन की संख्या हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। हम करेंगे लगभग 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस करने के प्रयास करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीसेट के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।